तो उस पर ऐसी टिप्पणी करना कि आप जिम्मेवार हैं या आपको अरेस्ट होना चाहिए या दूसरे चीज़ों की टिप्पणी करना, ये बिल्कुल गलत है। ये तो जज साहब ने चूँकि ये बोला, एक कोर्ट के हियरिंग के दरमियान बोला है, उनके मन में क्या था, उनके दिल में क्या था, ये समझना जानना तो बहुत ही असंभव सा है। इसको देखना, समझना या इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना। लेकिन ये बात है कि जिस केस में नुपुर शर्मा एफआईआर को ट्रांसफ़र कराने गई थी, उसमें सिर्फ नुपुर शर्मा पे ही जज साहब बरसे हैं, जो उनके रूट कॉज है, जो उनको उकसाने वाले हैं, जो उससे संबंधित जो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, जो दूसरे के धर्मों को, जो मेजॉरिटी हिंदू हैं उनके धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचा रहे हैं ऑन स्क्रीन, कैमरे पर और टेलीविज़न पर, और नुपुर शर्मा उसके जवाब में कुछ कह रही है, तो वो जज साहब को नहीं दिखाई दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन चूँकि इस पे विवाद उठ गया है, विवाद चल रहा है, लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं और ये आँच अब जज साहब को भी कहीं ना कहीं जा रही होगी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नुपुर शर्मा को उदयपुर हत्याकांड में जिम्मेदार ठहराया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या? देखिए, ये टिप्पणी तो अनवांटेड है, ज़रूरी नहीं थी। नुपुर शर्मा ने जो केस लगाया था वो सिर्फ एफआईआर को ट्रांसफ़र करने का था। सारे एफआईआर वो कह रही थी कि जितने भी देश के भागों में एफआईआर है उनको दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उस पर ऐसी टिप्पणी करना कि आप जिम्मेवार हैं या आपको अरेस्ट होना चाहिए या दूसरे चीज़ों की टिप्पणी करना, ये बिल्कुल गलत है। और इसकी वजह से जो ये विवाद हुआ है उसके लिए न्यायपालिका ही जिम्मेवार है और न्यायपालिका को ये समझना होगा कि अब जनता बहुत जागरूक है, इन सारी चीज़ों को देख रही है, समझ रही है और हर तरह से इस पर जनता अपने विचार व्यक्त कर रही है। तो पहले वाली बात नहीं है कि बंद कमरे में 20 लोगों 50 लोगों के बीच में जज साहब ने जो भी बोल दिया, राज्य के लोगों को धमका दिया, डांट दिया और वो चुप होकर चले गए, ऐसा नहीं है। अब जनता सब देख रही है, सब कुछ लाइव स्ट्रीम होता है, इसलिए सबको दिखाई भी दे रहा है और कहीं कहीं रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसलिए बार बार भी उसको दिखाया जा सकता है। तो न्यायपालिका को अब अपने आप को रोकना होगा कि हम जो पहले वाला लॉर्ड वाला जो बिहेवियर था वो अब नहीं कर पाएंगे, ये समझ के चलना होगा। जो बयान आया था जज साहब का, वो कानूनी दायरे में रह के उनका बयान था या व्यक्तिगत उनका बयान? देखिए, चूँकि वो न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बैठ के दिया तो व्यक्तिगत तो यहाँ कुछ भी नहीं रहा। जो उन्होंने बोला वो व्यक्ति हैं, लेकिन चूँकि वो न्यायमूर्ति के रूप में काम कर रहे हैं तो जो भी उनका बयान है उस केस से संबंधित है। उस केस में बोला गया, उस केस के वकील को बोला गया तो उस केस से संबंधित है, वो उनका व्यक्तिगत नहीं हो सकता। हाँ, ये बात अलग है कि एक मनुष्य ही न्यायमूर्ति होता है, उसके दिल में, उसके मन में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसने टेलीविज़न पे क्या देखा है, उसने न्यूज़ में क्या पढ़ा है, उसने सोशल मीडिया पे क्या देखा है या उसको किसी ने फ़ोन करके या मिल के कोई चीज़ दिमाग में भरी है, बायस किया है, तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव तो पड़ता है ऑर्डर पर। या अपनी एक मेंटलिटी होती है, आप किस तरह से सोचते हैं, क्या विचारधारा आपकी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट होती हैं ऑर्डर में जजेस के। ये कॉमन सी बात है। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा रिफ़्लेक्ट हो गई है, इसलिए सोशल मीडिया में विवाद उठ रहा है इनके बैकग्राउंड के बारे में कि ये भ्रष्ट हैं, ये हैं, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया में लोग उठा रहे हैं। तो अब समय है कि न्यायपालिका इस चीज़ को की समीक्षा करे कि हमारी स्वतंत्रता कहाँ तक है और जनता हमें सबक सिखा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहे जैसा करके आगे चले जाएंगे, इसलिए ये एक गंभीर चर्चा का विषय है। ये नुपुर शर्मा केस में कानूनी पहल से आगे क्या होने वाला है? देखिए, नुपुर शर्मा के केस में जो एफआईआर उनके खिलाफ लगी है, उन एफआईआर सब में चार्जशीट फाइल होगी। जो उनका बयान, चूँकि ये टेलीविज़न के स्क्रीन पे उन्होंने बोला था तो सबको अवेलेबल है वो क्लिप। एविडेंस एक्ट के हिसाब से 65 का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उस क्लिप को मंगाया जाएगा, उसको प्रिजर्व किया जाएगा, उसकी ओरिजिनल कॉपी बनाई जाएगी। वो सब आईओ जो भी उस केस के होंगे वो जमा करके एक चार्जशीट बनाकर, और कोई गवाह है, कंप्लेनेंट है, उन सारी चीज़ों को, फॉरेंसिक की एविडेंस को लेकर कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। कोर्ट में फ़ाइल करने के बाद चार्जशीट पर जज साहब जो मजिस्ट्रेट होते हैं वहाँ कॉग्निजेंस लेंगे। जैसी धाराएं लगाई गई हैं उस हिसाब से समन इशू होगा, उनको अगर बेल लेना होगा, बेल बॉन्ड लेना होगा, अगर बेल नहीं दी गई तो उनको जेल जाना पड़ेगा। वो चाहे तो एंटिसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं। उसके बाद ट्रायल चलेगा, गवाही में लोग आएंगे, गवाह बताएंगे अपनी बातें कि ये ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला। फिर उनको मौका दिया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों बोला, वो भी अपने डिफेंस में बताएंगे कि मुझे रहमानी ने भड़काया तब बोला, या मेरे धर्म के बारे में ऐसा बोला। तो उन चीज़ों को फिर न्यायालय उन दोनों तरफ के, दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई करके, एविडेंस देखकर, और कैसे ये प्रिपॉन्डरेंस उसको हम बोलते हैं, क्या ये कैसा दिमाग में चल रहा था, कैसा हो सकता है, उसको देखते हुए फैसला देगी। हो सकता है उनको बरी कर दे, हो सकता है उनको सजा दे दे। जुबैर की बात करते हैं। जुबैर पे आरोप है कि उन्होंने फेक न्यूज
बात करते हैं जुबैर की। जुबैर पे आरोप है कि फेक न्यूज चलाई उन्होंने नुपुर शर्मा का जो भी है, तो जुबैर को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जुबैर के बारे में जो ये नुपुर शर्मा का जो विषय है उसमें तो उन्होंने क्या किया कि ये मिस्चीवियस था, इलीगल नहीं है, गैर कानूनी वो नहीं है। उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके उनके भाषा को अरबिक में किया और उसका ही इफ़ेक्ट हुआ कि अरब कंट्रीज़ ने भारत का विरोध करना शुरू कर दिया। तो जुबैर ने कानून की सीमा में रहते हुए मिस्चीवियस क्रिमिनल माइंड से कुछ खुराफात तो की है, लेकिन उनका जो पहले का पुराना केस है जिसके बारे में मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं उसमें एक विक्टिम का वकील हूं, तो इन्होंने पहले भी ऐसा ही किया था कि एक छोटी बच्ची की फ़ोटो ट्वीट में लगा दी थी ब्लर करके और ये बोला कि मैंने तो ब्लर करके लगाया है। तो एनसीपीसीआर के डायरेक्शन पे इनके खिलाफ 2 एफआईआर बनी, क्राइम ब्रांच दिल्ली ने बनाया और छत्तीसगढ़ में एफआईआर बनी कि बच्ची का आप फ़ोटो इस तरह से आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते। तो ये पॉस्को का ऑफेंस हुआ। दोनों जगह जाकर इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। 2020 का मार्च अप्रैल के आसपास का ये केस होगा और तब से स्टे चल रहा है। और उस केस में जब पुलिस ने इनको बुलाया कि आप आइए अपना ट्वीट दिखाइए, तो इन्होंने अपना फ़ोन बोला कि चोरी हो गया, फिर बोला फॉर्मेट कर दिया, फिर वो सारे ट्वीट गायब करके डिलीट करके फिर ये आ गए। तो दिखाई तो दे रहा है कि ये क्रिमिनल माइंड से ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी दिखाई दे रहा है और जब ये ट्रायल चलेगी तो कोर्ट को भी दिखाई दे जाएगा कि क्रिमिनल में हम एक शब्द यूज़ करते हैं मेंसरिया। इनकी इंटेंशन क्राइम करने की थी लेकिन उसको इन्होंने ढक के किया है, तो मेंसरिया इनका सामने आ जाएगा और इनको सज़ा होगी। ये तो ट्रायल की बात है, अभी इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं है। लेकिन जो इनकी गतिविधियां हैं उसके हिसाब से पुलिस ने इनको अरेस्ट ही तो किया है इनके पुराने ट्वीट पर, जिसमें उन्होंने हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं थी उसको आहत किया था। तो उसके लिए इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर गिरफ्तार हो गए हैं, गलत गिरफ्तारी है, तो आप न्यायालय में जाइए, बेल ले लीजिए, रिमांड क्वेश्चन करा लीजिए। हालांकि दोनों कोशिशें कर चुके हैं, दोनों जगह ये फेल हुए हैं। इसका मतलब जुडिशरी ने इस बात को समझ लिया है कि इन्होंने क्राइम प्री मेडिटेटेड प्लान करके अपने दिमाग से किया है। इनका रिमांड का भी केस अभी परसों जब हाई कोर्ट में लगा था तो हुआ कि ये रिमांड का केस अब एडजॉर्न कर दिया गया लंबी डेट पे, तब तक इनका रिमांड भी ख़त्म हो जाएगा और अब इनकी बेल भी लंबी डेट पे एडजॉर्न कर दी गई है। इसका मतलब कोई अर्जेंसी जुडिशरी को, न्यायपालिका को इसमें नहीं दिखाई दे रही और ये दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस केस में इन्वॉल्व है। जितना इनोसेंट मीडिया इनको बना रही है, एक सेक्शन मीडिया का बना रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, उतने इनोसेंट ये नहीं है। इन्होंने खुराफात की हुई है और वो इन्वेस्टिगेशन में पकड़ी जाएगी। जो क्राइम किया है उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी निकालेगी और बहुत सारी परतें अभी खुलकर सामने आएंगी। जांच एजेंसियों का कहना है कि जुबैर के बैंक अकाउंट में विदेशी फंडिंग आई है, ऐसा क्या सोचते हैं? हाँ, ये कहना है, इसकी एविडेंस अभी आएगी और उनके पास एफसीआरए की परमिशन नहीं है, तो उनको बताना होगा कि ये पैसा कौन सा पैसा है, किसने दिया, किस काम के बदले दिया, क्योंकि हो सकता है वो एंटी इंडिया मनी हो। ईडी का काम ही यही है। ईडी अब चूँकि बैंक के सारे ट्रांजैक्शन ई ट्रांजैक्शन से ट्रैक हो जाते हैं, तो अब ईडी बड़े आराम से ट्रैक कर लेती है कि ये पैसा आपके पास विदेश से आया है, तो क्यों आया, किस पैसे के लिए आया, क्योंकि ये ब्लैक मनी हो सकती है, वो ड्रग का पैसा हो सकता है, वो आर्म्स का पैसा हो सकता है, वो किकबैक हो सकता है, वो दलाली का पैसा हो सकता है, वो किसी क्राइम करने के लिए दिया गया हुआ पैसा हो सकता है। तो भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि उसकी छानबीन करे और ईडी एक एजेंसी है स्पेशलाइज जो इस चीज़ को पकड़ती है, पूछती है। जिन्होंने वो पैसा भेजा उनसे पूछेगी कि आपने क्यों भेजा, यहाँ जुबैर से पूछेगी कि आपने ये किस काम के बदले पैसा लिया, क्यों आया आपके पास पैसा। तो ये ट्रैक हो ही जाएगा और जिस एजेंसी ने भेजा है वो एजेंसी कौन सी है, क्या काम करती है, वो सारी चीज़ों को देखकर सारे साक्ष्य लाकर कोर्ट में ईडी देगी और तब ट्रायल चलेगा और जो होना है वो आगे चलेगा। अगर वो इनोसेंट हैं, ये पैसा उन्होंने किसी मेहनताने के रूप में लिया है, तो हो सकता है वो बच जाए। अगर वो पैसा किसी क्राइम के लिए लिया है या किसी धर्मांतरण के नाम पे पैसा मंगाया है, जो कि बहुत बार पकड़ा गया है, तो वो उनको फिर सज़ा भी होगी। जिस तरह से नुपुर शर्मा पे जज साहब का बयान आ गया, लेकिन तस्लीम रहमानी पर जज साहब का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने जिस तरह से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, शिवलिंग का अपमान किया, उस पर कोई बयान नहीं आया। ये तो जज साहब ने चूँकि ये बोला, एक कोर्ट के हियरिंग के दरमियान बोला है, उनके मन में क्या था, उनके दिल में क्या था, ये समझना जानना तो बहुत ही असंभव सा है। इसको देखना, समझना या इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना। लेकिन ये बात है कि
जिस केस में नुपुर शर्मा एफआईआर को ट्रांसफ़र कराने गई थी, उसमें सिर्फ नुपुर शर्मा पे ही जज साहब बरसे हैं। जो उनके रूट कॉज है, जो उनको उकसाने वाले हैं, जो उससे संबंधित जो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, जो दूसरे के धर्मों को, जो मेजॉरिटी हिंदू हैं उनके धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचा रहे हैं ऑन स्क्रीन, कैमरे पर और टेलीविज़न पर, और नुपुर शर्मा उसके जवाब में कुछ कह रही है, तो वो जज साहब को नहीं दिखाई दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन चूँकि इस पे विवाद उठ गया है, विवाद चल रहा है, लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये आँच अब जज साहब को भी कहीं ना कहीं जा रही है ऐसा लगता है, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका पीछे के जो भी काम किया है उन्होंने, उसके बारे में भी लोग सोशल मीडिया पर और मीडिया में आने लगा है। तो ये चीज़ तो खुलकर सामने आ गई है कि स्टेटमेंट ये मोटिवेटेड था, और जो भी रेफरेंस था केस से संबंधित नहीं था, उनके दिल में कोई बात थी तभी उन्होंने ऐसा बोला। और इसकी चूँकि मीडिया में इसकी भर्त्सना हो रही है, तो ये भर्त्सना के लायक है भी, मेरा भी ऐसा मानना है।